अरे भाई मनोज भाई, अब पानी सिर से ऊपर उतर रहा है, इससे ज्यादा मैं सबर नहीं कर सकता। अब बस बहुत हो गया, मुझे अपना घर खाली चाहिए। अरे भाई इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे, हमें कुछ दिन और दे दो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पर विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब दूसरी गलती मैं नहीं कर सकता, मुझे मेरा घर खाली चाहिए। ठेकेदार ये कहकर वहां से चला जाता है। इधर सरला घबराकर बोलती है, मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगी, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी तो हैं। मम्मी अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, अब तो हमें ये घर खाली करना ही होगा। एक काम करते हैं, फिलहाल नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, हम अपना सारा सामान वहाँ रख लेते हैं। गर्मी से भी थोड़ी राहत मिल जाएगी क्योंकि वहाँ छाया है और पानी भी। बाद में जो जुगाड़ बनेगा देख लेंगे। साधना की बात सबको अच्छी लगती है और अब सभी घर वाले एक एक करके अपना सारा सामान नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा देते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है बच्चे भूख से रोने लगते हैं। मामा मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी मुझे भी खाना दे दो ना, आप खाना क्यों नहीं बना रहे? बेटा अभी थोड़ा रुको, हम बनाते हैं खाना। बच्चों को ऐसे रोता हुआ देखकर सरला बोलती है, अरे बेटा इस गैस चूल्हे को इधर रख लो, हमारे पास खाने पीने का सामान तो है ही, तुम खाना बना दो, ऐसे भूखे थोड़ी रहा जाएगा। हाँ भाभी मम्मी सही कह रही हैं, चलो हम सब मिलकर खाना बनाते हैं। तीनों बहुएं और साधना मिलकर खाना बनाती हैं। उसके बाद सब एक जगह चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। ऐसी उन्हें आज रात नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बितानी पड़ती है। रात में जानवरों और पक्षियों की आवाज से बच्चे बहुत डर जाते हैं। मम्मी ये कैसी आवाज आ रही है? बेटा ये तो दूर कहीं पक्षी बोल रहे हैं, तुम डरो मत, मैं यहीं हूँ ना। अरे भाभी कितने मच्छर काट रहे हैं यहाँ पर, तो नदी किनारे हैं तो मच्छर तो काटेंगे ही ना, पता नहीं भगवान को भी हम पर दया नहीं आती। इस तरह बहुत ही मुश्किल से उनकी रात बीतती है। अगली सुबह होती है। बेटा तुम कुछ सोचा है क्या, अब क्या करना है? पापा आप ऐसे परेशान मत हो, आपको परेशान देखकर हमें भी बुरा लगता है। अब हम जाएंगे दुकान पर, देखते हैं कुछ काम चलेगा तो कुछ न कुछ ही हो ही जाएगा। हाँ बच्चे सही कह रहे हैं, आप ज्यादा मत सोचो वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सरला और बच्चे मनोज को हौसला देते हैं। इधर तीनों भाई दुकान पर चले जाते हैं। तीनों बहुएं अपनी नंद के साथ मिलकर वहीं नदी किनारे ही खाना बनाती हैं। सारा काम खत्म करने के बाद साधना बोलती है, भाभी देखो मेरे टायर में कितनी अच्छी सब्जियां उगने लगी हैं। एक काम करती हूँ, इनको नदी में छोड़ देती हूँ किनारे पर, पानी भी मिलता रहेगा और ये हरी भरी भी रहेंगी। हाँ ये सही रहेगा, वरना इतनी गर्मी और धूप में तो सारे पौधे खराब हो जाएंगे। दोनों नंद भाभी उन सभी टायरों को एक एक करके नदी किनारे छोड़ देती है जिनमें साधना ने फूल और सब्जियां उगाई थी। सभी टायर आसपास नदी के किनारे तैरने लगते हैं और उन्हें देखकर पूजा को एक आइडिया आता है। साधना क्यों ना हम नदी किनारे एक तैरता हुआ घर बनाएं, क्योंकि फिलहाल हमारे पास कोई घर भी नहीं है और ना ही कोई जमीन का टुकड़ा है जहाँ हम झोपड़ी बना सके। और ये सब खाली जमीन सरकार की है, यहाँ घर बनाकर कोई फायदा नहीं है। सरकार को जमीन का काम पड़ेगा तो हमें हटना ही पड़ेगा। हाँ दीदी सही कहा आपने, और ये तैरता हुआ घर बनाने का आइडिया बहुत अच्छा है आपका। मेरे गांव में भी गर्मियों के समय लोग नदी में फ्लोटिंग हट बना लेते थे और आराम से रहते थे, वहाँ पूरा दिन ठंडी भी रहती थी। हाँ भाभी आइडिया अच्छा है, और हमारे पास तो बहुत सारे टायर हैं, हमें बाहर से कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। चारों नंद भाभियों को टायर से घर बनाने का आइडिया आता है और वो सीधा अमित की पंक्चर वाली दुकान पर पहुंच जाती हैं। इन्हें एक साथ आया देखकर अमित बोलता है, अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम चारों यहाँ कैसे आ गई? भैया सब कुछ ठीक है, बस भाभी को एक आइडिया आया है, उसी के लिए हम यहाँ टायर लेने आए हैं। अरे आइडिया? कौन सा आइडिया? सवाल जवाब बाद में करना, पहले इस रिक्शा वाले को बोलो सारे टायर नदी किनारे छोड़कर आए। हम ननद भाभी मिलकर टायर से नदी किनारे तैरता हुआ घर और रसोई बनाएंगे। भाभी ये तो कमाल का आइडिया है, मैंने भी शहर में नदी पर तैरते हुए घर देखे हैं। चलो इस बहाने हमारे दिमाग से घर वाली टेंशन तो निकलेगी। तीनों भाई मिलकर सारे खराब टायर रिक्शे में भरवाते हैं और 3-4 चक्कर में रिक्शा वाला सारे टायर नदी किनारे छोड़ देता है। अमित उसे पैसे दे देता है और अब शुरू होता है नदी किनारे तैरता हुआ घर और रसोई बनाने का काम। पूजा, निधि, साधना और प्रीति मिलकर टायर को नदी में जमाना शुरू करते हैं। तभी स्कूल से बच्चे भी आ जाते हैं। मम्मी बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। प्रीति बच्चों के लिए खाना लगाती है, लेकिन इतनी देर में गोलू एक टायर लेकर नदी में तैरने लगता है। मम्मी मुझे तो यही खाना दे दो, मैं तो इसमें ही खाना खाऊंगा। गोलू को देखकर सब हंसने लगते हैं। तभी तीनों बच्चे एक एक टायर लेकर नदी में तैरने लगते हैं और तैरते हुए खाना खाते हैं। इधर घर वाले अपना घर बनाने में लग जाते हैं। बेटा मेरे लायक कुछ काम हो तो मुझे भी बताना। मम्मी पापा आप दोनों यहीं बैठे बैठे इन टायर को अच्छे से बांध दो ताकि ये पानी में इधर उधर ना भागे।
मनोज और सरला नदी किनारे बैठकर उन टायर को एक दूसरे के ऊपर रखकर बांधना शुरू करते हैं और इधर दीपक और अमित टायर पर पेंट करना शुरू करते हैं। इधर निधि और साधना मिलकर बांस की चादर बना देती हैं, जिसे पूजा नदी में टायर वाले बेस के ऊपर बिछा देती है। इसके बाद वो 4 बांस के डंडों को खड़ा करती है। बेटा, इन डंडों में ये रस्सी बांध दो ताकि आंधी तूफान में भी हमारा घर किनारे के आसपास ही रहे, नदी के बीच में न जाए। हाँ पापा, ये पकड़ो, रस्सी से थोड़ा कसकर बांधना। पूजा अपने ससुर के साथ मिलकर बांस के चारों डंडों को एक एक करके नदी किनारे पेड़ से बांध देती है ताकि घर स्टेबल रहे। उसके बाद सफेद रंग के टायर को इन डंडों के बीच दीवारों की तरह खड़ा करती है और ऊपर ढलान वाली झोपड़ी जैसी छत बना देती है। भाभी, ये घर तो थोड़ा छोटा लग रहा है, आप एक काम करो, ये नीचे आगे और आगे इतना ही स्पेस और बना दो, जिसमें हम ऊपर बांस की ये चादर तो बिछा देंगे लेकिन छत नहीं बनाएंगे, वो बाहर बैठने की जगह हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। हाँ, यहाँ पर हम टायर से बने सोफे पर बैठकर चाय पिया करेंगे। अब इस काम को करने में सभी घर वालों को मजा भी आ रहा था और उन्हें उम्मीद की एक नई किरण भी दिख रही थी। सब लोग ऐसे ही काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर में घर के आगे खाली बैठने की जगह भी बनकर तैयार हो जाती है। लो भाई, हमारा बड़ा सा घर और आगे बैठने की जगह तो तैयार हो गई। पर जेठानी जी, हम खाना कहाँ बनाएंगे? आपने रसोई तो बनाई नहीं। अरे भाई, अगर एक साथ सब कुछ बनाते तो घर के डूबने के चांसेस बढ़ जाते। अब हम अपने घर के बिल्कुल बराबर में जुड़ी हुई एक छोटी सी रसोई बना लेते हैं, जिसमें बस खाने पीने का सामान और गैस चूल्हा होगा। अरे भाई, ये भी सही आइडिया है। इधर बच्चों को भी ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। बच्चे भी अपने पापा और चाचाओं के साथ मिलकर टायर पर रंग करवा रहे थे, तो कभी छोटा मोटा सामान पकड़ाकर मदद कर रहे थे। सभी लोग मिलकर पहले रसोई का बेस तैयार करते हैं और फिर उसके ऊपर बांस से बनी चादर ढकते हैं। उसके बाद 4 बांस के डंडों को खड़ा करते हैं और बीच में बची जगह को टायर से भर देते हैं। रसोई की चारों दीवारें और दरवाजा तो बनकर तैयार हो गया है। चलो अब इस पर छत भी डाल देते हैं। सब लोग मिलकर रसोई की भी ढलान वाली छत बनाते हैं और इस तरह इनका नदी के ऊपर तैरता हुआ घर और रसोई बनकर तैयार हो जाता है। मम्मी पापा, अंदर आकर तो देखो, ये घर अभी से कितना ठंडा लग रहा है। मनोज और सरला घर के अंदर आते हैं और टायर रखकर बैठ जाते हैं। वाह भाई, बिल्कुल अमीरी वाली फीलिंग आ रही है। अरे बेघरों को घर मिल गया, और क्या चाहिए हमें। हाँ, सही कह रहे हो मम्मी। चलो अब इसमें हम अपना सारा सामान जमा लेते हैं। सब लोग मिलकर अपने घर और रसोई में सामान जमा लेते हैं। निधि, आज तो तुमने मुझसे बहुत सारा काम करवा लिया। मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब फटाफट से कुछ खाने पीने का भी बना लो। टेंशन क्यों लेते हो? अपनी रसोई है ना, अभी बना कर लाती हूँ। तुम अकेले क्या क्या करोगी? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। पूजा और निधि मिलकर खाना बनाती हैं। साधना और प्रीति सबको खाना सर्व कर देती हैं। इधर सावन भी दुकान से घर वापस आ जाता है और तैरते हुए घर और रसोई को देखकर बहुत खुश होता है। सब लोग एक साथ बैठकर आज नदी में तैरते हुए घर में ही खाना खाते हैं। ये कितना अच्छा है, यहाँ पर तो गर्मी भी नहीं लग रही। अब हमें यहाँ पर बहुत अच्छी नींद आएगी। बच्चों की बात सुनकर मनोज इमोशनल हो जाता है। दिन रात मुझे यही चिंता सताती रहती थी कि अगर ठेकेदार घर छीन लेगा तो क्या होगा। लेकिन सही कहा है किसी ने, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हाँ, जिसके पास हमारी बहुओं जैसी बहुएं हो, भला उसे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अरे क्या मम्मी, हर बार अपनी बहुओं की तरफदारी करती रहती हो, कभी हमारी भी तारीफ कर दिया करो ना। अमित की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अब एक समय था जब ये भाई और देवरानी जेठानी छोटी छोटी बातों पर बहस करते रहते थे, लेकिन मुश्किल समय में सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये सब देखकर सरला और मनोज को बहुत अच्छा लगता है। तभी सरला थोड़ा परेशान होकर बोलती है, पता नहीं मेरा गोपाल और मेरी बहू कहाँ होंगे। अब तक तो हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया होगा या आने वाला होगा। सरला थोड़ी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ नैना विकास के ऊपर वाले घर में अकेली रह रही होती है क्योंकि गोपाल काम पर चला जाता है। ये घर कितना तपता है, यहाँ पर कितनी गर्मी है। घर पर तो मुझे मेरी ननद और सासू झुककर काम नहीं करने देती थी, और यहाँ तो खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना सब मुझे ही करना पड़ रहा है। नैना ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि तभी गोपाल भी दुकान से वापस आ जाता है। नैना, बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो। मुझे सभी घर वालों की बहुत याद आ रही है। देखो ना, अब तो मेरा 9वां महीना चल रहा है। मैं सोच रही हूँ अगर यहीं डिलीवरी हो गई तो हमारा बच्चा इतनी गर्मी में कैसे रहेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब क्या करें, घर वालों ने भी तो हमारी एक बार खबर भी नहीं ली। लेकिन हमने भी तो घर वालों को एक बार फोन करके नहीं पूछा, और फिर गलती तो मेरी ही थी ना। जब सब लोग 1-1 रुपया बचा रहे थे तो मुझे ऐसे आपके पैसे कपड़ों पर खर्च नहीं करने चाहिए थे। चलो
अब जो हो गया सो हो गया, तुम टेंशन मत दो, इस बारे में हम कल बात करेंगे, फिलहाल मेरे लिए खाना लगा दो। नैना उठकर चलती है, लेकिन पेट की वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं पाती, जिसकी वजह से गोपाल को ही खुद खाना लेना पड़ता है। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। इधर अगली सुबह होती है और मनोज अमित से कहता है, बेटा सब काम सही हो गया है, तुम्हारा पंक्चर वाला काम भी ठीक चल रहा है और अब तो हमें घर की भी दिक्कत नहीं रही। बस अब एक बार मेरे बेटे बहू को भी ढूंढ कर ले आओ। पापा फिक्र मत करो, इस बारे में मैं और भैया पहले से ही सोच रहे थे। आज दुकान पर सावन रहेगा और मैं और भैया गोपाल और नैना को ढूंढ कर लाएंगे। पूरा परिवार एक साथ रहता है तो माँ बाप को अपने सभी बच्चों की याद आती ही है, लेकिन गोपाल और नैना के घर में न होने की वजह से सरला और मनोज बहुत परेशान रहते हैं। इधर आज अमित और दीपक उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। आखिर ये नालायक अपनी वाइफ को लेकर गया कहाँ होगा? भैया जहां तक मेरा अंदाजा जा रहा है, इसका एक दोस्त है विकास, शायद उसी के पास होगा, जरा उसे फोन करके पूछो। फोन क्या करना है, विकास के घर का तो हमें भी पता है, चलो वहीं चलते हैं। अमित और दीपक सीधे विकास के घर चले जाते हैं। रास्ते में गोपाल उन्हें दिखाई दे जाता है। दोनों भाइयों को देखकर गोपाल भावुक हो जाता है। भैया मुझे पता था आप जरूर आओगे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ घर जाने को बिल्कुल तैयार हूँ। अरे भाई हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू हमारा छोटा भाई है, लाड से पला हुआ है, चलो जो हुआ उसे भूल जाओ। नैना कहाँ है, वो ठीक तो है ना? और हमारा भतीजा या भतीजी इस दुनिया में आया या नहीं? भैया नैना ठीक है और आपके भतीजा या भतीजी को अभी आने में 15 दिन और लगेंगे। तीनों भाई एक दूसरे से गले लगते हैं। इधर नैना भी उन्हें देखकर आती है और उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। इस तरह चारों वापस अपने घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर मनोज और सरला बहुत खुश होते हैं। मैंने तुम्हें कितना मिस किया, अपनी दोनों की मस्ती, छुप छुप कर खाना खाना, सब मैंने बहुत मिस किया। अब हमें छोड़कर मत जाना। गलती हो गई थी लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा। इधर पूजा, निधि और प्रीति नैना को गले से लगा लेती हैं। तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो और जो भी चाहिए मुझे बताना। ठीक है भाभी, और मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ सब गलती में हो गया। आगे से मैं आप सबको अपनी बड़ी बहन की तरह मानूंगी और आपकी डांट भी बड़ी बहन की तरह समझकर सुन लूंगी। नैना की बात सुनकर तीनों देवरानी जेठानी बहुत खुश होती हैं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक दिन सुबह साधना उठकर देखती है कि उसके सब्जियों के पौधे बड़े हो गए हैं। मम्मी पापा देखो, मेरे टायर वाले पौधों पर मिर्ची आ गई, और ये देखो शिमला मिर्च। मैंने तो एक जैसे बीज लगाए थे, लेकिन ये लाल, पीली और हरी 3 रंग की आ गई है। साधना की बात सुनकर गोपाल बोलता है, अरे ये लाल और पीली शिमला मिर्च तो अमीर लोग खाते हैं, तुम्हें पता है ये शहर में बहुत महंगी बिकती है। क्या सच में? फिर तो मैं अपनी शिमला मिर्च बाजार में जाकर बेचा करूंगी। साधना की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। साधना ने टायर में मिट्टी डालकर जो नदी किनारे सब्जियां लगाई थी अब वो तैयार है। एक टायर में हरा हरा धनिया लहरा रहा है, दूसरे में शिमला मिर्च के पौधे हैं जिन पर रंग बिरंगी शिमला मिर्च लगी हुई है। एक तरफ हरी मिर्च लगी है, वहीं दूसरे टायर में बैंगन लगे हैं। ऐसे ही करेले, तोरई, भिंडी और दूसरी सब्जियां भी उग रही हैं। लो भाई, अब हमें बाजार जाकर सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमारा सब्जी का काम घर से ही चल जाएगा, हमारे पैसे बच जाएंगे। भाई तुम लोग तो हर जगह बचत करने में ही लगी हो, अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। भगवान करे ऐसा हो, आपके मुंह में घी शक्कर। सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं। इधर साधना को सब्जियां तोड़कर पूजा को दे देती है। तभी पिंकी और पूनम नदी किनारे जाती है और साधना की सब्जियों और घर को देखकर वहीं रुक जाती हैं। अरे सरला, तूने तो बड़ी अच्छी सब्जियां उगा ली नदी किनारे, और टायर का घर कितना अच्छा बनाया तुम लोगों ने। अरे ऐसी सब्जियां तो बाजार में मिलती ही नहीं है, बाजार में तो बस केमिकल वाली सब्जी मिलती है। हाँ और नहीं तो क्या, कल मैं लौकी लेकर आई थी भाई, रात रात में लौकी सिकुड़कर छोटी हो गई। अरे सब केमिकल वाली खाद डालकर बड़ा करते हैं। और तुमने इसमें क्या डाला है? तुम्हारी सारी सब्जियां तो बड़ी हरी भरी दिख रही। शिमला मिर्च को देखो कैसे लहरा रही है, और ये हरी मिर्च भी कितनी लंबी लंबी है। हाँ सही पहचाना, ये लंबी वाली मिर्च ही है। इन तीनों की बातें सुनकर साधना अपने तैरते हुए घर से बाहर आकर बोलती है, चाची मैं अपनी सब्जियों में घर का बना हुआ ऑर्गेनिक खाद डालती हूँ। ऑर्गेनिक खाद घर पर बना हुआ है? तुम कैसे बनाती हो? घर पर जो सब्जियों के छिलके, फल, फ्रूट और बचे हुए सूखे पत्ते होते हैं ना, उन्हें मैं एक बाल्टी में डाल देती हूँ, फिर उसमें पानी भरकर ढक देती हूँ। 8 दिन बाद जो पानी बनता है वो खाद बन जाता है और उसे मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ। देखो मेरी सब्जियाँ कितनी अच्छी हो रही हैं। अरे भाई ये सब्जियाँ तो तुम मुझे भी दे दिया करो। हाँ चाची जरूर, मैंने तो एक्स्ट्रा बोई हुई है। चलो भाई फिर आज हम तुम्हारे परमानेंट कस्टमर हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम बाजार से सब्जियाँ नहीं खरीदेंगे,
बाजार में इतनी दूर जाते भी और सब्जियां इतनी महंगी मिलती कि पूछो मत, ऊपर से खाने में जरा भी स्वाद नहीं आता। इधर पूजा ने सबके लिए सब्जी बना दी थी, तभी वो एक कटोरी में सब्जी डालकर बाहर लाती है। पूनम काकी, आप ये सब्जी खाकर बताना, हमारी सब्जियों में तो बहुत स्वाद है। पूजा वो कटोरी सब्जी की पिंकी को दे देती है। पिंकी घर जाकर जब सब्जी खाती है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब दोनों पड़ोसन यहीं से सब्जियां खरीदने लगती हैं, जिससे इनके पास पैसे भी आने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन अचानक रात को बहुत तेज तूफान आता है। अरे जल्दी से इन रस्सियों को पकड़ो, वरना हमारा घर नदी में तैरकर आगे चला जाएगा। पापा टेंशन मत लो, हम 4 भाई हैं, एक एक रस्सी पकड़ लेंगे। हाँ, इन रस्सियों को खुलने नहीं देंगे। तूफान की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बड़े बड़े पेड़ भी ऐसे लगते हैं जैसे अभी उखड़ जाएंगे, लेकिन चारों भाई बाहर जाकर रस्सियों को मजबूती से पकड़कर खड़े हो जाते हैं। इधर तूफान में जैसे जैसे घर हिलता है, बच्चे डरने लगते हैं। मम्मी, लगता है आज हमारा घर डूब जाएगा। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रही है, वह कितनी तेज चल रही है। दादी, मुझे गोद में बिठा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सरला और मनोज तीनों बच्चों को गोद में बिठाकर संभालने लगते हैं। इधर चारों बेटे बहुएं बाहर रस्सी पकड़कर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो जाता है और उनका घर नदी में बहने से बच जाता है। इसके बाद सब लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं और धीरे धीरे सब सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, सब कुछ ठीक होता है। तभी मनोज बोलते हैं, बेटा, इसलिए कहता हूँ कि तुम चारों प्यार से रहा करो। देखो, एकता में बल होता है। हाँ, अगर तुम अलग अलग रहते तो आज तुम चारों के घर डूब जाते। हो सकता था कि पेड़ वगैरह भी तुम लोगों के ऊपर गिर जाते, क्योंकि एक इंसान इतनी तेज तूफान से घर को नहीं बचा सकता था। हाँ बेटा, लेकिन चारों ने मिलकर तूफान को भी जीत लिया। मम्मी पापा, हमें आपकी बात समझ आ गई है। अब हम कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं करेंगे और चारों भाई मिलजुल कर रहेंगे। ये सुनकर चारों बहुएं भी बोलती हैं, और हम भी अब हमेशा प्यार से रहेंगे। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और अब पूरा परिवार अपने नदी किनारे तैरते हुए घर और रसोई में खुशी खुशी रहने लगता है।